This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक को लेकर हम हाजिर हैं। हमेशा की तरह अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों के साथ हम इन पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह जी को। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार। The benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year, and global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year. घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली से घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स लगभग 200 अंक नीचे आया। निफ्टी 24,450 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 4.45% पर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा, भू राजनैतिक तनावों के कारण इस वर्ष तेल की आपूर्ति और मांग में गिरावट होने के हैं आसार। ये भी कहा, अगले साल बढ़ सकती है मांग। The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही। प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 188 अंक यानी 0.24% नीचे आकर 77,966 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक यानी 0.15% नुकसान के साथ 24,436 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां मिला जुला रुख था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की गिरावट आई। The benchmark domestic equity indices ended with modest losses today. The Sensex dipped 188 points or 0.24% to close at 77,966. The Nifty dropped 36 points or 0.15% to settle at 24,436. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.3%, while the small-cap 100 index fell 0.2%. The markets opened on a weak note amid elevated crude oil prices and geopolitical uncertainties. The Sensex and the Nifty remained under pressure and witnessed broad-based selling. However, both indices pared their intraday losses during the last half an hour of trade. आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक पर। सेंसेक्स पैक में आज 30 में से 21 कंपनियां घाटे के साथ बंद हुए। सबसे अधिक घाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ, जिसके शेयर 3.7% नीचे आकर बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% का और टाटा स्टील को 1.6% का नुकसान उठाना पड़ा। उधर मांग निकलने से भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 1.3% लाभ में रहे। भारतीय एयरटेल को 1.1% से अधिक का मुनाफा हुआ और अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम लगभग 0.5% से थोड़े से ऊपर आकर बंद हुए। And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 14 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, hospitals dipped 2.8%, IT lost 1.4% and focused IT fell 1.5%. In contrast, telecommunications climbed 1.9%, PSU banks rose 1.8%, and mid-small private banks Quality Tilt added over 0.8%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,867 advanced and 196 remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 10 पैसे मजबूत हुआ। 95 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
सिद्धार्थ जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। एक और प्रमुख सूचकांक थोड़े से घाटे में दिखे हैं, जबकि विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख रहा है। एनएसई का मिड कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा लाभ के साथ बंद हुआ। क्या रुख दर्शा रहा बाजार? नहीं, देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं अभी भी बाजार जो बड़ी जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, जो अमेरिका और ईरान की जो युद्ध के बाद जो अनिश्चितता बनी हुई, वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। साथ साथ उसी की वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल या जो कच्चे तेल के दाम हैं उनमें दोबारा से हमने तेज़ी देखी है। तकरीबन $90 के आसपास दोबारा क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाज़ार में जो इमीडिएट रीज़न एक प्रेशर उसका दिखा। साथ ही हमारी बाज़ार में आज एक और बड़ा कारण था, वो आप जो कह सकते हैं एक बड़ी जो उद्योग जो समूह है, कॉरपोरेट ग्रुप है, उसके जो चेयरमैन थे, उन्होंने जो है अपना अनाउंस किया कि वो अब उससे इस्तीफा दे रहे हैं उस पोजीशन से। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उस खासकर उस कॉरपोरेट ग्रुप के जो शेयर्स थे, क्योंकि वो तकरीबन आप देखेंगे तो हर सेक्टर में उस ग्रुप का जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी है उसको, तो उसमें भी हमने गिरावट देखी। तो मुझे लगता है प्रमुख जियोपॉलिटिकल क्रूड ऑयल के दाम और जो तेज़ी और इसकी वजह से, और जो एक और अनिश्चितता आ रही है जो अमेरिका में जो है महंगाई और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, वहाँ का फेड क्या करेगा। क्योंकि जब से नए फेड चेयरमैन आए हैं केविन वॉश, उन्होंने एक बात तय कर दी है कि वो कोई भी गाइडेंस नहीं देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता लेके आ रहा है। So that if we might talk about the first quarter results, which were pretty kind of encouraging, if you may say so, and that sustained the market to quite an extent. But do you see that steam kind of losing out, and the West Asian crisis, as you mentioned, kind of having an overarching effect on the Indian markets? Yes, good evening, Nishit. To start with, and to answer to your question, obviously yes, because as it was not widely expected that our Q1 results, because if you look at the US-Iran conflict, it started towards the end of February. Yes. So it was expected, and obviously we being major importers of energy, almost 90% of our energy is imported, it was expected that it would have a huge impact on the Indian economy. But yes, the way the government of the day handled the supply side situation, the way the not only the distribution, also the management of supplies, fertilizer, so everything was done, I would say, in a very responsible and also in a very timely manner. So I think we had very good Q1 results, but yes, the geopolitical uncertainty is now become a certainty. So that is having a very huge impact on our markets, and also the way we are seeing the crude oil, obviously, because we have huge importers, so obviously it is reflected on the Indian markets. And despite having good Q1 results, and also if you look at our macroeconomic fundamentals also, if you look at, even inflation has now inched up over 4%, which is a little over 4%. So even then inflation, also even the GDP numbers, and also the estimate, the forecast is still within whatever we had RBI had projected. In fact, it's improved its estimate in the last monetary policy. So I don't see any macroeconomic fundamental going wrong, but yes, the geopolitical uncertainty of the US President Mr. Trump is looming large on our Indian stock markets. Right. So uncertainty is the new certainty. Nicely put, Siddharth. If we talk of you mentioned about the chairperson of a large conglomerate kind of putting in his papers of obviously his tenure kind of ends in February 2027. But do you see these kind of events? These are kind of black swan events, if I may say so, in the corporate world. Do you really see that these kind of events kind of having that kind of impact which is saw today, especially in the companies of that group? See, I don't see anything if one person going out from such a huge conglomerate. Yes, definitely he was he played a very important role for long years in that group. So almost close to 4 decades. Yeah, yes. 4 decades. He's risen from the ranks. Correct. So obviously he had a very strong influence in the growth of that group. So obviously his going creates little bit of uncertainty. But if you look at the group we are not mentioning here,
want name to- of the group, Yeah, yes. but we can Yes. say also because there's nothing. Nothing wrong Yeah, in that, so yes. the Tatas. But if you Yes. look, that is the Tatas are not known for any individual. They're known for very broad-based leadership, Yeah, and yeah. also they've kind of they're known for corporate governance. I would say they are Absolutely, known for absolutely. setting standards for Absolutely. corporate governance. So I don't see that investors should be jittery, but yes, markets do react to these kind of news, and it's a very short-term reaction. And Probably. in fact, Siddharth, if I may put in a fact here, just a decade back, if you remember, when the erstwhile chairperson of the Tata Group, he was kind of jettisoned out of the of the group, and this Mr. Chandrasekharan, when he was brought in, handpicked rather by Ratan Tata, and he has in fact delivered over the past decade or so, taking the company from strength to strength kind of. So yes, obviously it would have some kind of a splinter effect on the market, and probably in the coming weeks or maybe even days even. Yeah, I don't see it lingering for a long time. Obviously, we will see some kind of announcement from the Tata Group also coming in, and I don't see anything, any kind of negative impact on the company or the group companies. Absolutely. सिद्धार्थ जी, यानी अभी जो हमने चर्चा की उसमें आपने विशेष रूप से कहा और निश्चित ने भी उसे दोहराया कि अनिश्चितता निश्चित एक कह लें कि स्थिति बन गई है वर्तमान माहौल में। ऐसे में जो हमारे श्रोता हैं, हमारे निवेशक हैं, उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए कि अनिश्चितताओं के दौर में जब बाजार में गिरावट यानी सूचकांक काफी ऊंचे स्तर से लगातार नीचे स्तर पर, और अब तो एक रेंज बाउंड यदि जिसे हम कहते हैं उसमें आगे पीछे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वहां उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए ताकि साल के अंत में या 2 साल में उन्हें अपने निवेश पर नुकसान ना उठाना पड़े? नहीं मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अगर मैं इसका जो आंसर जवाब शुरू करूं, जब ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए दुनिया के करीब कई सारे देशों पे, जिसमें भारत भी जिसका पार्ट था, तो उस समय आपने देखा होगा हमारे बाजारों में एकदम से जो है काफ़ी गिरावट आई। कुछ दिनों तक वो सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि FIIs ने तो लगातार निकासी की, लेकिन जो हिंदुस्तान का रिटेल इन्वेस्टर था और साथ साथ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका विश्वास हमारी बाजार पर लगातार कायम रहा। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही दूंगा एक निवेशक को, जैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी बाजार में पिछले लगातार 2 साल की अनिश्चितता में जो अपने विश्वास को कायम रखा है, मुझे लगता है उसमें कोई भी कारण नहीं है कि उस विश्वास में किसी तरह की कमी आए या उनके निवेश में कमी आनी चाहिए। मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और हिंदुस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो ग्रोथ का पैरामीटर देख लें, आप महंगाई दर देख लें, साथ साथ आप सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे रिफॉर्म्स हों, चाहे मेक इन इंडिया को लेके जो PLI स्कीम्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, हमने अभी सेमीकंडक्टर मिशन को भी की भी घोषणा की है। और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, जो कॉर्पोरेट टैक्स हो या GST का कलेक्शन हो, तो या UPI का जो पेमेंट्स का जो डेटा आ रहा है, उस सब में कहीं ना कहीं, या जो गाड़ियों की जो बिक्री हो रही है उसका डेटा, तो उसमें जो है मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता का विषय बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ऐसा पीरियड है, और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि हम जो है अपनी 90% जो ऊर्जा की जो मांग है, जो पूर्ति है, वो विदेश से करते हैं, बाहर से लाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा ये हमारे ऊपर बिल्कुल, जहाँ थोड़ा महंगाई पे भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, साथ साथ थोड़ा इकोनॉमी पे भी एक प्रेशर दिखेगा कुछ दिन के लिए। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया पर ध्यान दें तो एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 3.7% की वृद्धि आज हुई है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.8% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोप पर ध्यान दें तो वहां भी प्रमुख शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.5% से ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का FTSE 100 भी मामूली बढ़त में कारोबार कर रहा था। And moving on to the US markets, major US indices ended in a negative zone yesterday as crude oil prices edged higher amid uncertainty over the deal between the United States and Iran. The Nasdaq Composite Index slipped 0.6% and the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average shed over 0.3%. आइए लौटते हैं स्वदेश। भारतीय
यानी एक अच्छे आंकड़े आए हैं सीपीआई के, यानी उपभोक्ता मूल्य से संबंधित आंकड़े आए हैं और हम उन पर श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे। खुदरा मुद्रास्फीति की दर में थोड़ी सी बदलाव आई है। खुदरा मुद्रास्फीति दर जुलाई महीने में वार्षिक आधार पर इस वर्ष 4.45% पर बढ़ गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4% से थोड़ा सा ऊपर इस बार भी है। गौरतलब है कि लगातार 2 महीने से हम इसमें इस दर को 4% से ऊपर देख रहे हैं। जुलाई में मुद्रास्फीति की दर 4.38% पिछले जून में थी, जबकि इस बार थोड़ी सी बढ़त है, मामूली बढ़त। 2024 आधार वर्ष को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया बनाया गया था, उसके बाद 4% से ऊपर लगातार दूसरी बार है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर यानी खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4.84% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.96% रही थी। खाद्य मुद्रास्फीति, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, वह जुलाई महीने में 5.52% रही, जबकि जून में यह 5.32% थी। यानी खाद्य मुद्रास्फीति में अच्छी खासी बढ़त, यानी थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जुलाई में जो मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ी, उसमें मुख्य कारण व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, रेस्टोरेंट, उसके अलावा एकोमोडेशन सर्विसेज, खाद्य और पेय पदार्थ, विशेष रूप से जो मादक पेय पदार्थ होते हैं उनके दाम भी बढ़े हैं। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम के आभूषणों के दाम अच्छे खासे बढ़े। अदरक भी महंगा हो गया और लहसुन भी महंगा और प्याज भी महंगे हुए हैं इस दौरान, जबकि जिनके दाम कम बढ़े उसमें आलू, भिंडी, टमाटर और मटर शामिल है। और साथ ही वाहन भी, यानी चौपाया वाहन यानी गाड़ियों के दाम भी नहीं बढ़े। कुल मिलाकर इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सिद्धार्थ जी? नहीं, देखिए मनु जी, जो अभी पिछले हफ्ते जब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंस की थी, तो उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड कर रहे हैं। आरबीआई को इस बात का अनुमान था कि जो ये मुद्रास्फीति या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, इसमें थोड़ा सा इजाफा आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार ने हमारे जो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक को जो टारगेट दिया है वो 4% का टारगेट, महंगाई का टारगेट दिया है, और उसको वो बैंड और वो 2% ऊपर और 2% नीचे उस बैंड में उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि उनको ये भी इंश्योर करना है कि महंगाई दर के साथ साथ जो हमारी ग्रोथ है उसको भी वो बनाए रखें। और उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया था, क्योंकि चूंकि जब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था। और फूड इन्फ्लेशन जो कि तकरीबन 37%, अगर आप इंडेक्स का जो सीपीआई का जो इंडेक्स है उसका अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 37% जो है वो फूड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो उसकी वजह से, और जो पेट्रोल और डीजल के दाम पीछे बढ़ाए गए थे, तो उसका असर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जो सेंट्रल बैंक ने भी इसीलिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको चिंता जरूर है, क्योंकि मानसून खराब है तो, और साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइजेस का जो दबाव है वो बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनका ये मानना है कि पूरे साल के लिए ये दिसंबर में जाके कहीं 5% के आसपास पीक करेगा जो हमारा महंगाई दर है, और पूरे साल 5% का एवरेज इन्फ्लेशन शायद उससे ऊपर ना जाए। तो इसलिए इस समय पे, और ये इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि जो मैंने पहले बोला, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो उसका बाकी चीज़ों पे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्ट हो। तो इसी वजह से, और सर उनको ये भी इंश्योर करना है कि ये जो है ऐसा ना हो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो इसलिए अभी भी वो न्यूट्रल स्टांस सेंट्रल बैंक ने बना के रखा है। In fact, if we look at the uptick in the data, 4.4%, so that it has something also got to do a bit with the new 2024 base year series as well. Since this is the first time, this data has come when this 2024 base year consumer price series has come into effect.
Nishit, Right. absolutely right, because this was just introduced in January, and Yeah. it captures a very wide range of items. It gives you a complete picture of the Indian economy, also the latest items. A lot Absolutely. of obsolete Absolutely. items were discarded. Rightly so, yes. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने कमोडिटी बाजार से जुड़े सभी पक्षों से घरेलू बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय मानक और गुड डिलीवरी मानक विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्य रूप से वैश्विक मानकों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। मुंबई में आज आयोजित ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था को कीमतों का पता लगाने और जोखिमों के प्रबंधन में कितना प्रभावी मदद करता है। सेबी कमोडिटी सूचकांकों और भौतिक रूप से निपटाए जाने वाले गैर कृषि कमोडिटी अनुबंधों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की व्यापक भागीदारी की संभावना पर विचार कर रहा है। एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई की भागीदारी को लेकर सेबी ने कल एक परामर्श पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि कृषि जिंसों के लिए पोजीशन लिमिट पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त से सेंसेक्स और एनएसई में कीमतों के अंतर में काफी कमी आई है। इसके पीछे प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा सांकेतिक सेटलमेंट कीमतें प्रदर्शित करने सहित कई उपायों का योगदान रहा है। यहाँ पर ध्यान यानी प्रतिक्रिया तो हम पूरी खबर पर आपका चाहेंगे, लेकिन विशेष रूप से जो कमोडिटी सेगमेंट में एफपीआई के आने की चर्चा चल रही है वह किन उद्देश्यों के लिए और क्या क्या लाभ इसके दिख सकते हैं? नहीं, जो बात वो कह रहे हैं वो शायद नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं मनोज जी। और आज भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी वो केवल कैश सेगमेंट में निवेश करते हैं। अब जो नया डिस्कशन पेपर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक डोमेन में डाला है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव जो कि जैसे सोना चांदी हो या आपके प्रेशियस मेटल्स हों या आप क्रूड ऑयल वगैरह की जो होगी उसका फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव सेगमेंट में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो है उनको अलाउ करने की बात है। और उसके पीछे बेसिक कारण एक ये है कि इससे एक तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी हमारी बाजार में, साथ साथ जो हमारी बाजारों का इंटरनेशनलाइजेशन भी होगा, क्योंकि विदेश की जितने भी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि उनको जो है किसी भी विदेशी निवेशक को फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स में भी अलाउ किया जाता है। Right, and moving on to some other stories, Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. Replying to discussion, Mr. Mohol said that through this bill, the welfare and economic empowerment of crores of farmers across the country will be strengthened. And in some other story, the global oil supply is expected to fall by 4.3 million barrels per day, that is BPD, to 102 million BPD this year, as renewed hostilities in the Middle East and maritime disruptions in July and early August undermined the recovery efforts. According to the International Energy Agency's oil market report, global oil supply rose by 2.4 million barrels per day in July, but remained 6.3 million BPD below the pre-war levels. It added that the supply is expected to rebound by 8.3 million barrels per day next year. The IEA expects global oil demand to contract by 1.6 million barrels per day this year, as the ongoing closure of the Strait of Hormuz and elevated fuel prices continue to weigh on oil consumption. It said that the demand is projected to expand by 2.4 million BPD, that is barrels per day, in 2027. Siddharth, we'd like to
have your comment on this, because the West Asian crisis doesn't seem to get over anytime soon. It's on one day, off the other day. So now with this oil supply expected to fall by 4.3 million barrels, that is quite some data, to 1.2 million barrels per day. How do you see this? Nishit, obviously this would impact the growth, the world growth also, and obviously the two big reasons are obviously the disruption of the supply, the way the routes are impacted, especially the Strait of Hormuz, and there's still no clarity how far and how soon it will end. Plus the other reason is also the price of crude oil going up. Obviously that also brings down the demand. So that also is also leading to the fall in demand. Not only the supply, the demand is coming down because of the supply, but also because of the prices going up. Right. यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे इस चीज को कि तेल की मांग घटना इस वर्ष क्या कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के थोड़े घटने के आसार व्यक्त कर रहा क्या? नहीं मनोज जी, देखिए अगर एक बात हम लोग निश्चित तौर पे समझ लें कि क्रूड ऑयल एक बहुत बेसिक वो है, कमोडिटी है, जो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मतलब एक बेसिक जिसको ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, किसी भी सामान, केमिकल सेक्टर, तो जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो उस सेक्टर में जहाँ चाहे ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, या किसी तरह के जो सामान जो मैन्युफैक्चर होंगे तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो या तो कंपनी एब्जॉर्ब करे या पास ऑन करेंगी, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। और यहाँ पे कीमतें भी बढ़ रही हैं, साथ साथ उसकी सप्लाई भी घट रही है या अनसर्टेन है, डिसरप्शन हो रहा है। हमने भी जैसे कि बहुत तेजी से हम लोग तकरीबन 19 देशों से इंपोर्ट करते थे जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू नहीं हुई थी। अब आज हम करीब 40 देशों के से ज़्यादा हम अपनी क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं प्लस अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसको थोड़ा उसमें बदलाव किया है, तो उससे हम अपने को मैनेज कर रहे हैं। Yeah, and the global crude oil prices were displaying mixed trend today. The Brent crude was trading 0.2% down at $88.71 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading marginally up at $82.24 per barrel when reports last came in. Quick comments, Siddharth, where do you see the crude going from here? Nishit, I think it's very difficult to say. This is one question I think which nobody would be able to answer. But yes, as long, because we saw it falling in 15 days back, it had almost come below $80. Yes. But again, it has shot up because of the uncertainty. More than that, Siddharth. If I'm not wrong, it came down to around 70. Even 70. That's why I said below 80. Yes. And now again inching up to $90. Yes, so I think it all depends on what shape the peace talks take and what is the kind of peace which is reached, because each time they enter into an agreement, it breaks the next day. Correct. आइए आपको लिए चलें सर्राफा बाजार, वहां से भी समाचार चमक तेज होने के हैं, यानी तेल के साथ सोने चांदी की चमक भी तेज हो रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.4% की बढ़त के साथ 1,53,419 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 0.8% बढ़कर 2,37,214 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का भी धन्यवाद। Thank you so very much, Siddharth. And before we close, a reminder of the headlines once again. Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year, and global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।